हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दिव्यांश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल हम बात कर रहे थे खरपतवारों की, वीड्स के बारे में। मैंने पहली पार्ट जो मेरी क्लास है उसके बारे में मैंने बताया था कि वीड्स क्या होते हैं, कि वे वांछनीय पौधे जो अनछाए स्थान पर स्वतः ही उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो जबलपुर एमपी में है। और मैंने आपको बताया था कि जो इसके जनक हैं वो जैंथ्रो टोल हैं। मैंने कल ये बेसिक जानकारी बताई थी और इनकी विशेषताएं बताई थी, खरपतवार में क्या विशेषताएं क्या नहीं है, उन सब पे हमने बात की थी। आज अपन बात करेंगे फ्रेंड्स खरपतवारों से होने वाली हानि और लाभ की, और आगे भी इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या है इस खरपतवार में। देखते हैं फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना खरपतवारों से लाभ एवं हानियां। तो मैंने ये आपके लिए पहले से ही लिख लिया है, आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होता। नोट्स सबके पास होते हैं, पीडीएफ सबके पास डली है, घरों पर डली हुई है, किसी के फोन में डली हुई है, लैपटॉप पीसी सब में डली हुई है, पर बात ये है कि उनको पढ़े कौन। आज कोरोना के काल के टाइम में सभी की पढ़ाई अस्त व्यस्त हो चुकी है, बिल्कुल पढ़ाई का जो बेस है वो तैयार नहीं हो पा रहा है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। पर आप मन नहीं लग रहा है, पढ़ नहीं रहे हो, बोरियत आ रही है, तो कम से कम सुन तो सकते हो। तुम्हारे को सुनने से कम 60% सुनने से याद हो जाएगा। क्लास में भी टीचर जो होता है, अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं, उसमें टीचर जब समझाता है तो उसके समझाने से अगर तुम डेली कंटिन्यूस क्लास लेते हो तो उसकी समझ में भी आ जाएगी। जो अनपढ़ है वो भी पास हो जाएगा, इतना उसको नॉलेज हो जाती है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना और जितना हो सके अपने दोस्तों में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और जिन दोस्तों को लगता है कि हाँ कि उनमें थोड़ी कमी है, आप उन दोस्तों को शेयर करो। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उन सभी में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट लेके आऊंगा। शॉर्ट जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट लेके आऊंगा और जितना जल्दी समझ में आए ऐसा मैं लेके आऊंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स खरपतवार के लाभ एवं हानियां। अब बात करते हैं खरपतवार की। मैं वैसे ही बताता हूँ एक बेसिक सी कि इसका काफी खरपतवारों का लाभ भी है, इसकी हानियां भी है। जैसे कि हानि में देख लो आप कि ये मैंने कल बताया था विशेषताओं में कि अधिक गहरी जड़ें होती हैं। तो गहरी जड़ें होंगी तो अब जाहिर सी बात है गहरी जड़ें जो होंगी वो न्यूट्रिएंट्स अधिक लेंगी, जल अधिक लेंगी। इसी तरीके से कुछ और जो अपने को रह गए थे उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं लाभ की। पहले हम क्या बात करेंगे, लाभ की। तो अपनी पहली जो बात है वो है औषधीय महत्व। अब आप बोलोगे कि औषधीय महत्व क्या है। तो औषधीय महत्व फ्रेंड्स कि इसमें ये जरूरी नहीं है कि नहीं कोई फसलों से ये औषधि होती है, कि तुलसी या कोई पीपल या जड़ी बूटी एलोवेरा है, जो भी कुछ भी है, यही जड़ी बूटियां नहीं होती हैं फ्रेंड्स। ये खरपतवार ही अपने जड़ी बूटियां होती हैं पेड़ों पहाड़ों पर। ये अवांछनीय पौधे हैं जो अपने आप उगाते हैं, बस इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए किससे क्या होता है। तो उसके बारे में बात करते हैं। औषधीय महत्व क्या, औषधीय महत्व। औषधीय महत्व अपना जो गोखरू है। अब बात करते हैं औषधीय महत्व की। जब औषधीय महत्व की बात करते हैं तो पहला आता है गोखरू। गोखरू से क्या होता है, जो प्रजनन संबंधी रोग है, जो प्रजनन के काल के टाइम जो कुछ भी रोग लगते हैं उनसे हमें काफी फायदा पहुंचाता है या फायदा देता है। फिर बात करते हैं दूब घास की। ये दूब घास जो होती है वो रक्त स्तंभन के रूप में कार्य करती है। दूब घास जो होती है वो रक्त स्तंभन के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है, रक्त स्तंभन के रूप में। ये काफी बार क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं कि औषधि में तो गोखरू किस काम में आता है। आपसे मैं ऑप्शन इन्हीं में से ऑप्शन दे दूं कि सौंदर्य प्रसाधन, अगरबत्ती बनाने में या प्रजनन में, तो आप क्या बोलोगे, प्रजनन बनाने में। क्या बोलोगे, प्रजनन संबंधी रोग में। इसी तरीके से आपके कंपटीशन क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपकी खरपतवार एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, पूरा एक टॉपिक है। इसके बारे में जितना आप पढ़ोगे उतना ये डिटेल में है। आप बीएससी वगैरह करोगे तो उसमें आपको बहुत डिटेल में मिलेगा।
आपको पढ़ना है तो आप कई जो अनुसंधान केंद्र वहां जाइए, उसमें आपको एक एक खरपतवारों के बारे में डिटेल में बताएंगे। जैसे हमारी फसल है, जो फसल एग्रोनॉमी में आपको फसल कराऊंगा, उस टाइम जो फसल अपनी कराऊंगा ना मैं, उसमें जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, उन सबके बारे में बताऊंगा। इसी तरीके से ये बलू घास, दूब घास, इन सब के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। पर हमें उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, हम खाली उनके नाम याद कर लेते हैं, बेसिक बेसिक याद कर लेते हैं। बेसिक में आप बात करते हैं आर्थिक महत्व, ये तो अपना हो गया औषधीय महत्व, हमारी दवाइयों से, हमारे शरीर से संबंधित। अब आता है आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब है कि लोगों की जीवन क्षमता के आधार पर उनको दिनचर्याओं को अधिक आर्थिक आय मिले, अधिक पैसा मिल सके। हमारी फसल तो ये, फसल के साथ साथ अगर हम लेमन घास को भी उगाते हैं तो ये सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आजकल लेडीज सबसे ज्यादा यूज करती हैं, उनमें लेमन घास का बहुत उपयोग होता है आज के टाइम पीरियड में। कि जितना भी है वो लेमन घास सौंदर्य प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियां हैं उनमें यूज हो रहा है। फिर बात करते हैं मोथा घास की। मोथा घास है, जो मोथा घास का जो ट्यूब होता है, जो तना होता है, उस तने से अगरबत्तियां बनती हैं। फिर बात करते हैं गवस घास। ये एक तरह की ऐसी घास होती है कि इससे इत्र बनाते हैं। इत्र बनाने में सुगंधित कहाँ के इत्र प्रसिद्ध हैं? इटली के। इटली के जब आते हैं तो काफी महकते हैं। उस इत्र को बनाने के लिए गवस घास का भी उपयोग होता है। अब बात करते हैं सजावट के रूप में। बहुत से आपने होटल, रेस्टोरेंट्स, पार्क और अपने घरों में बालकनी में काफी जो सजावटी पौधे हैं वो लगाए होंगे। जैसे नागफनी है, बंगाल का आतंक है। जो बंगाल का आतंक है फ्रेंड, वो जिसे हम जलकुंभी बोलते हैं, ये बंगाल में इसने इतना आतंक मचाया था कि ये जब पानी में लगाता है ना, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन, जितनी भी पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको सोख लेता है और उसमें जितने भी जलीय जीव होते हैं उनको मार देता है, हानि पहुंचाता है और इकट्ठा होता जाता है, एकदम ग्रुप बनाता जाता है, जुड़ता जाता है, फैलता जाता है एकदम। और वहां उसमें पानी बिल्कुल दिखता नहीं है, ऊपर यही जलकुंभी हो जाता है। पर इसको घरों में, छोटे क्षेत्र में, एक टब में या बाल्टी में किसी में रखकर सजाने के रूप में आज प्रयोग में लिया जा रहा है। लेंटाना कैमरा है, लेंटाना कैमरा। और नागफनी है, नागफनी को आपने देखा होगा, ये भी एक खरपतवार है। इसको आजकल लोग घरों में सजा रहे हैं, सजाने, डेकोरेशन के काम में आ रहा है। जब डेकोरेशन के काम में आता है तो काफी कुछ है जो हमारे खरपतवारों से मिलते हैं। अब बात करते हैं मृदा क्षरण को रोकने में सहायक। मैंने जब मृदा क्षरण या मृदा अपरदन के बारे में बताया था आपको पिछली क्लास में, तो उसमें मैंने एक टॉपिक बताया था खरपतवार। खरपतवारों के जो क्षरण है वो रोकने में सहायक होते हैं, क्योंकि इनकी जो विशेषता बताई थी तो उसमें इनकी जड़ें अधिक गहरी होती हैं, मिट्टी को अधिक कस के पकड़ने की क्षमता होती है इनमें। इसी तरीके से ये हरे चारे के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे बरसी में, जंगली रई है, ज्वार है। ये जो फ्रेंड्स हैं, ये हरे चारे हमारे पशुओं के साथ साथ, हमारे इंसान के साथ साथ पशुओं के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया अपने खरपतवारों की लाभ की बात। अब बात करते हैं खरपतवारों से होने वाली हानियां। अब जिसके हर सिक्के का एक दो पहलू होते हैं, ये आप जानते ही हो। चित है तो पट भी है, सूरज है तो चांद भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। इसी तरीके से लाभ है तो हानि भी है। जब हानि है तो हानि देखते हैं। हानि क्या है इसकी? एक खरपतवारों से मनुष्य के स्वभाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि जो हमारे खरपतवार है ना फ्रेंड्स, उनका हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उस पर काफी गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बीमारी लग गई, कोई एलर्जी है, जैसे गाजर घास या जिसे कांग्रेस घास भी बोलते हैं, इससे एलर्जी हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, हाथों में खुजलियां हो जाएंगी, अस्थमा आप जानते हो सांस की बीमारी हो जाती है। फिर आती है जंगली मटर। अगर जंगली मटर को इंसान खा ले, ह्यूमन खा ले, तो उसको पैरालाइसिस भी हो सकता है। वो इतनी खतरनाक है कि वो पैरालाइसिस कर देगी आदमी को।
फिर बात कर लें दूब घास या बड़ू घास की, ये श्वास संबंधी होता है। जब इसे सेवन से या इसके संपर्क में या कांटेक्ट में आते हैं तो हमें श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। अब बात करते हैं फसल उत्पादन में कमी। मैंने कल बताया था कि ये अधिक अवांछनीय पौधे हैं तो कई भी उगाते हैं, जब उगाएंगे तो जो फसल है उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जब फसल का क्षेत्रफल हो जाएगा तो फसल में कमी आएगी। तो जब ये उगते हैं तो ये मक्का के अंदर 40% तक, कितना फ्रेंड्स, 40% तक फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, और नुकसान पहुंचाने के साथ उत्पादन में 40% की कमी कर देते हैं। आप किसान अपनी मेहनत पूरी 100% लगा रहा है, बस पानी 100% दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स 100% दे रहा है, पर उसको जब फसल में 60% की प्राप्त होगी, क्योंकि 40% तो ये उत्पादनों में कमी कर देते हैं, तो फसल किसान को फ्रेंड्स कितनी आर्थिक परेशानी होती है ये आप सभी जानते हो। सभी एग्रीकल्चर फील्ड से हो तो इस चीज को आप बहुत बारीक से जानते हो, क्योंकि आपने खेतों में, गाँव में देखा ही होगा। कपास में 48%, आलू में 73% खरपतवार ये आलू की फसल को खराब कर देते हैं। प्याज में 70%, गन्ने में 35%। ये कुछ परसेंटेज हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो कि मक्के में 40 है, आलू में 43 है। आप बड़ी बड़ी याद कर लीजिए, प्याज में 70 है, आलू में 73 है, गन्ने में 35, 40, 48, 70, 73 सीक्वेंस याद कर लीजिए। हैं तो इसमें बहुत सारी जितनी फसल है उन सब में ही होता है, पर बेसिक ज्यादातर यही पूछी जाती है, इसलिए मैंने कॉमनली एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख लिया है। अब बात करते हैं खरपतवार रोग कारकों व कीटों को शरण देता है। ये कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो हमारी जो फसल है उस पे जो बाहर से आने वाला रोग या कीट है उसको खरपतवार शरण दे देते हैं। और जब खरपतवार शरण दे देते हैं उनको घर में बिठा लेते हैं, बोलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इसी तरह के फसल के दुश्मन कौन? खरपतवार। फसल का दुश्मन कौन? खरपतवार। खरपतवार और जो रोग कीट हैं वो दोस्त हो गए आपस में। जब दोस्त हो गए तो एक साथ उठेंगे बैठेंगे। अरे दोस्त, अपन दोस्त हैं, जो भी दोस्त होते हैं वो साथ में रहते हैं कि नहीं, इसी तरीके से ये भी साथ में हो जाते हैं। जब ये साथ में हो जाते हैं तो फसल को ज्यादा नुकसान करते हैं। जैसे मक्का है, मक्का की जो अपनी फसल है उसमें डाउनी मिल्ड्यू रोग लगता है, तो किस जो है वो कांस जो है ना, कांस खरपतवार, मैंने कल बताया ना, कांस सबसे गहरी जड़ें होती हैं 4 से 6 सेंटीमीटर की। तो ये कांस में क्या है, ये डाउनी मिल्ड्यू के रोग कारक हैं या कीट हैं, वो उनको शरण दे देता है मक्के की फसल में। बाजरे की फसल में अरगट है, चेपा रोग है, अरगट या चेपा रोग वगैरह होते हैं। उनको जो अंजन घास है ना, अंजन घास, वो जो बाजरे के, अरगट या चेपा रोग के रोग कारक हैं, कीट हैं, उनको अपने ऊपर शरण दे देता है, जिससे कि हमारी फसल को अधिक से अधिक नुकसान हो सके। और इसकी हानियां ये भी हैं कि मतलब और कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को अधिक लेता है, फसल में जल के उत्पादन को अधिक लेता है। काफी कुछ है फ्रेंड्स जो हमारे खरपतवार हैं, इनसे हानि भी है और लाभ भी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को, एग्रीजोन को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप ग्रुपों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करोगे फ्रेंड्स तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जब मैं देखता हूँ कि हाँ लाइक इतनी बढ़ रही हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोगों को देखने की इच्छुक हैं, तो मैं उन अपने यहाँ तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं भी काफ़ी कुछ मेहनत से आपके लिए करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्सों से भी करवाइए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने? नहीं लिया हो तो ले लीजिए। नोट्स बनाने हो तो आप लिख के देख सकते हैं। रब कर दूंगा फ्रेंड्स। अब बात करेंगे हम खरपतवारों के विशेष वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। ठीक है फ्रेंड्स।
अब बात करते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। जो अपने खरपतवार हैं उनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो खरपतवारों का वर्गीकरण है उसको 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? जीवन चक्र के आधार पर, बीज पत्र के आधार पर, प्रबंधन के आधार पर और भी हैं। अब मैं इन सबके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन से खरपतवार से कौन किससे क्या होगा, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं जीवन चक्र के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। खरपतवारों का वर्गीकरण, तो अब इसके आधार पर देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर कि कितने टाइम में दिया है, कितने में उसकी लाइफ साइकिल क्लियर हो रही है, वो सब हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो फसल जीवन चक्र के आधार पर है वो 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से भाग है जिसके? 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। जो अपने जैसे फसल होती हैं उसी तरीके से खरपतवार भी अपने 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय होते हैं, जिसमें काफी टाइम तक चले आते हैं। अब 1 वर्षीय की बात करें तो 1 वर्ष में 2 मौसम आते हैं, 2 सीजन होते हैं। 2 सीजन कौन कौन से हैं? खरीफ का सीजन और रबी का सीजन। ये 2 सीजन मेन होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर खरीफ के जो खरपतवार हैं वो कौन कौन से हैं? तो पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई। जो पत्थर चट्टा है, जो जंगली चौलाई है, वो खरीफ के मौसम में यानी खरीफ की जो फसलें होती हैं उनमें ही उगता है और यह अपना एक टाइम पीरियड है 1 वर्ष के लिए। क्योंकि जब फसल कट जाती है तो जब खेत को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है तो इनको भी काट दिया जाता है। इस वजह से इनका जो फसल चक्र है, जीवन चक्र है, वो 1 सीजन के आधार पर या 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाता है। फिर बात करते हैं रबी की। ये हमने बात की थी खरीफ की। खरीफ में कौन सा है? पत्थर चिट्टा, कृष्ण नील और काफी है वो जंगली चौलाई, जंगली गाजर, जंगली जई, इसमें खरीफ में आ जाते हैं। काफी सारे हैं जो खरीफ के खरपतवार हैं। ये बहुत हैं, आप डिटेल में नेट से या फिर आपकी कोई बुक हो उनसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके काफी वर्गीकरण है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिए हैं कि हाँ पत्थर चिट्टा, जंगली चौलाई। अब बात करते हैं रबी की, यानी सर्दियों के टाइम का जो है, जो रबी का टाइम है उसमें कितने कितने क्या चलता है, कौन कौन से खरपतवार लगते हैं। सबसे ज्यादा कृष्ण नील, प्याजी, ये ऐसे खरपतवार हैं, हिरणखुरी, ऐसे खरपतवार हैं जो रबी के मौसम में जो है 1 वर्ष में अपना जीवन काल कंप्लीट करते हैं। रबी के सीजन में, कौन से सीजन में? रबी के। अभी किसकी बात कर रहे थे हम? खरीफ की बात कर रहे थे। अब किसकी कर रहे हैं? रबी की बात कर रहे हैं। रबी में कौन कौन से हैं? कृष्ण नील और प्याजी। अब बात करते हैं द्विवर्षीय। द्विवर्षीय में फ्रेंड्स बात करते हैं, ये 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, जिसमें 1 वर्ष में ये वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, शारीरिक रूप से बढ़ाते हैं, और दूसरे वर्ष में ये बीज उत्पादन करते हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे जंगली गोभी, जंगली गाजर, कौन कौन सी? जंगली गोभी और जंगली गाजर। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे वर्ष में क्या करते हैं? ये बीजों का उत्पादन करते हैं और पहले वर्ष में ये अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। अब बात करते हैं बहुवर्ष की। हमने 1 वर्ष की बात कर ली, 1 वर्ष में खरीफ और रबी की बात कर ली, 2 वर्ष की बात कर ली। अब बात करते हैं बहुवर्ष की। बहुवर्षीय जो खरपतवार हैं वो उनको 2 भागों में बांटा गया है, काठियल और शाखीय। काठियल वे खरपतवार होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, जैसे जड़बेरी है, झाकड़ी है, जो आप देखते हो रोडों के साइड में, इन साइड में झाकड़ वगैरह होते हैं वो। और शाखीय में मोथा, अमरवेल, हिरणखुरी, ऐसे काफी हैं जो शाखा बना लेते हैं, शाखाओं के रूप में हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अमरवेल देखी होगी आपने, पेड़ों पे इस तरह से छाल बना लेती है, अपने आप को पूरा पेड़ को ढक लेती है। इतनी बड़ी अगर अमरवेल भी अगर तुम किसी पेड़ को डाल दोगे तो वो इस कदर आप पेड़ को ढक लेगी, एक शाखा बना लेगी, एक अपनी ब्रांच, खुद की एक ब्रांच बना लेगी, शाखी हो जाएगी, पूरे पेड़ पे चढ़ जाएगी। ऐसे ही ये खरपतवार होते हैं, कौन से? मोथा, अमरवेल और हिरणखुरी, और भी हैं एक्सेट्रा।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, ये यहाँ लिख देता हूं मैं, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। अब बात करते हैं 1 वर्ष की है। 1 वर्ष की 2 भागों में बांटा गया है, खरीफ की, रबी की। अगर आप ऐसे डायग्राम फ्लो चार्ट बना के अगर आप याद करोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स 2-2 पेज के बन जाएंगे। आप इस पहले कोई लिखोगे तो कम से कम 1 पेज में आ जाएगा, क्योंकि इसका आप क्लासिफिकेशन भी दोगे, उसकी बारे में भी लिखोगे। पर यहाँ पर आप बिल्कुल फ्लो चार्ट में सीधा सीधा देख सकते हो कि जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। अब 1 वर्षीय को 2 भागों में बांट दिया है, खरीफ और रबी, और इसको भी बहुवर्ष को भी 2 भागों में बांट दिया है, काठियर और शाखीय। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, खरीफ के पत्थर चट्टा जंगली चौलाई, रबी के कृष्णनील और प्याजी, इसके मोथा, अमरवेल, जड़वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बीज पत्र के आधार पर। बीज पत्र कैसे, अब बीज पत्र है तो क्या है, बीज पत्र सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले। आपने ये तो सुना होगा कि कुछ पतली बहुत पतली पतली बारीक इनकी जो शाखाएं हैं, पत्तियां होती हैं, वो बहुत बारीक होती हैं। किसी की चौड़ी वो होती हैं पत्तियां, चौड़ी खरपतवारों, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2,4-D, इतना तो आपको पता ही होगा कि 2,4-D का उपयोग करते हैं। उसी ये वही चीज है। एक बीज पत्री, इनको मोनोसेक्राइड और द्विबीजपत्री को डाइसेक्राइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बीजपत्री को मोनोसेक्राइड कहते हैं और द्विबीजपत्री को डाइसेक्राइड कहते हैं। इनके एग्जाम कौन से हैं, ये सकरी एक जो बीजपत्री होते हैं वो सकरी बीजपत्री वाले होते हैं, और जो द्विपत्री होते हैं वो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। कौन से होते हैं फ्रेंड्स, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, तो शकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से होते हैं, मोथा हो गया, कांस हो गया, दूब घास हो गई। ये जो कुछ खरपतवार हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही पतली होती हैं, शकरी होती हैं। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्री में आपको याद रखना है, द्विबीजपत्री आ जाए या डाइसेक्राइड आ जाए तो आपको सीधे दिमाग में लेके आना है कि चौड़ी पत्ती। कौन सी पत्ती, चौड़ी पत्ती। और चौड़ी पत्ती किस किस की होती है, बथुआ की, मकोए की, और भी हैं, उन सब की जो है चौड़ी पत्ती होती हैं। ये आप सीधे याद कर सकते हैं, चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती। बीज पत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक बीज पत्री और द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री को क्या बोलते हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार। द्विबीजपत्री को क्या बोलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। हमेशा फ्रेंड्स कंपेयर करके आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा, जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ। इसके नोट्स भी आप नहीं बनाओगे, आप मेरी वीडियो को 2-3 बार देख लोगे, आपको खरपतवार जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम में या फिर आप बीएससी 12th एग्रीकल्चर में हो तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, ये तो अपने कर ली बीज पत्र के आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधन प्रजनन के आधार पर। प्रबंधन या प्रजनन के आधार पर, तो इसको फ्रेंड्स 3 भागों में व्यक्त किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में व्यक्त किया गया है। कौन कौन से, एक तो वे जो अपनी वानस्पतिक भागों से वृद्धि करते हैं, जो है एक तो अपनी वानस्पतिक भागों से वृद्धि कर रहे हैं, दूसरा बीजों द्वारा कर रहे हैं। जैसे हम फसल बोते हैं, फसल हमने बो दी, बोने के बाद क्या है, फसल जब उगेगी बीज से ही तो उग रही है। पर कुछ हैं जो हम वानस्पतिक भागों से बोते हैं फसल, जैसे ट्यूबर है, गन्ना है, और भी हैं, वो ऐसे ही इसमें होता है। प्रबंधन या प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर, प्रजनन के आधार पर। प्रजनन के आधार पर तो इनको 3 भागों में व्यक्त किया गया है। कौन से भाग के, एक तो बीजों द्वारा। कौन से, बीजों द्वारा। जैसे अपनी फसल, कोई भी फसल है, अपन फसल को बीज से बोते हैं। किसी भी खेत में जब हम बीज डालेंगे तभी तो फसल उगेगी।
इसी तरीके से खरपतवारों के भी बीज होते हैं जिनसे इनका जो प्रबंधन है, जो प्रजनन है वो होता है। दूसरी बात करते हैं वानस्पतिक भागों की। कौन से भागों की फ्रेंड्स? वानस्पतिक भागों की। अब वानस्पतिक भाग जैसे ट्यूबर है, जड़ है, पत्तियां हैं, अपनी फसलों में भी तो होता है। जैसे आपने देखा होगा आलू है, गन्ना है। ये आलू किससे होता है? ट्यूब से होता है। उसका बीज तो नहीं डालते खेतों में, आलू ही डालते हैं। और गन्ने में गन्ना ही लगाते हैं, उसकी जो गन्ने में आंख होती है उसी को लगाते हैं। इसी तरीके से ये 3 भागों में बांटा गया है, बीज के आधार पर या वानस्पतिक भागों द्वारा। और तीसरा जो है पॉइंट वो है बीज और वानस्पतिक भाग दोनों के द्वारा। किसके द्वारा? ये बीज के द्वारा भी हो सकते हैं और वानस्पतिक भागों के द्वारा भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि बात करते हैं बीज के द्वारा कौन कौन से होते हैं। प्याजी है, खरबथुआ है, कृष्णनील है, गेहूंसा है, इनके बीज होते हैं, ये बीज से उगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वानस्पतिक भाग। वानस्पतिक भाग पत्थर चट्टा, सुना है आपने पत्थर चट्टा? ये जो होता है ये पत्तियों से अपनी वृद्धि कर लेता है। अगर किसी पर पत्थर चट्टे की पत्तियां जमीन में टच हो जाएं या जमीन में हो जाएं, उनसे ये एक नया पौधा विकसित कर लेती हैं। हिरणखुरी की बात करें, हिरणखुरी जड़ों से हो जाती है, जड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से हिरणखुरी के नए नए पौधे बन जाते हैं। और तीसरा है अपना, कौन सा है तीसरा? वानस्पतिक भाग एवं बीजों द्वारा। इसमें दोनों से होता है। अपने प्याजी हिरणखुरी में किससे हुआ था? बीजों से हुआ था। किससे हुआ था? बीजों से हुआ था। और वानस्पतिक भाग में जो हुआ था वो वानस्पतिक, जैसे वानस्पतिक भाग मेरे हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, इनसे कोई और हो सकता है। इसी तरह फसलों के पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ हो गई, इन सब से क्या है? ये वानस्पतिक भाग है इसकी। तो वानस्पतिक भाग से पत्थर चट्टा है, पत्थर चट्टा किससे हो गई? पत्ती से हो गई। हिरणखुरी है वो जड़ों से हो गई। अब तीसरी बात करते हैं बीज और वानस्पतिक। ये बीज और वानस्पतिक दोनों से भी हो सकते हैं, बीज से भी हो सकते हैं, वानस्पतिक भागों से भी हो सकते हैं। जैसे कौन से हैं? मोथा है, जो अपनी मोथा घास है, बलू घास है, कासनी है, मकोए है, ये ऐसे खरपतवार हैं कि इनके बीज भी होते हैं और इनकी वानस्पतिक वृद्धि भी होती है। ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, बीज से भी हो सकते हैं और वानस्पतिक भागों से भी उग सकते हैं। कौन कौन से? मकोए, बलू घास या कांस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जीवन चक्र के आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया है। इसको 2 भागों में, बहुवर्षीय 2 भागों में। फिर बात करें बीज पत्र के आधार पर, इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। फिर बात की हमने प्रबंधन या प्रजनन के आधार पर, इनको 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से हैं? बीजों द्वारा, वानस्पतिक भागों द्वारा और बीज और वानस्पतिक दोनों के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर वर्गीकरण? फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। ये फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो हमने कितना क्लासिफिकेशन पढ़ लिया इनका? कि 3 ये पढ़ लिए, 2 ये पढ़ लिए, 3 ये पढ़ लिए, 5 ये। तो ये आप अगर नोट्स में बनाओगे ना तो आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। पर लेकिन आप इस चार्ट को, इस वीडियो को देखोगे, अगर आप 2-3 बार देख लोगे तो आपके खरपतवारों का क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? फसल संबंध के आधार पर, फसल से रिलेटेड जो चीज होती है उसके आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। अब बात करते हैं, पहली बात करते हैं निरपेक्ष खरपतवार। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर बहुवर्षीय में ये सेकंड पे क्या लिखा हुआ है या इसका क्या मतलब है, कौन से, आप कुछ भी इस टॉपिक को लेकर, खरपतवार जो अपना टॉपिक है उसको लेकर आप कोई भी कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आप सभी की क्वेरीज को, सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं
ज्यादा से ज्यादा लेके आऊंगा कि निखर के लेके आऊंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। पर आपकी शर्त, मेरी शर्त ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कमेंट्स करनी पड़ेगी, मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और शेयर लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करें निरपेक्ष खरपतवार। निरपेक्ष खरपतवार, ये खरपतवार हमारी फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। इसमें सारी खरपतवार आ जाते हैं, लगभग सारे खरपतवार आ जाते हैं। और जैसे गेहूं के खेत में हिरणकुरी, चने के खेत में बथुआ, ये सारे जो खरपतवार हैं वो सारे के सारे ही इसमें आ जाते हैं। ये हमारी फसल को काफी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। फिर बात करते हैं सापेक्ष खरपतवार, संबंधित खरपतवार, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव खरपतवार। इसमें फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होना कि संबंधित आ जाए। संबंध माने रिलेशन, रिलेटिव, संबंधित सगे संबंधी, अपन को इससे याद रख लेना है कि सगे संबंधी रिलेटिव होते हैं। इंग्लिश में रिलेटिव काफी बार क्वेश्चन को घुमाने के लिए ये दे देता है, या फिर आपको सापेक्ष दे देगा। आपने जो संबंधित है उसको तो याद कर लिया कि हाँ संबंधित होते हैं, रिलेटिव होते हैं, पर वो सापेक्ष भी दे सकता है। इस सापेक्ष को भी याद रखना होगा कि सापेक्ष खरपतवार जो होते हैं ये एक ऐसे फसल, एक फसल से दूसरी फसल के बीजों का उगाना। जैसे कि एक कोई फसल है, उस फसल के में दूसरी फसल का खरपतवार नहीं, उसमें कोई खरपतवार नहीं, कोई बथुआ नहीं, कोई कासनी नहीं, पर हम फसल के साथ कुछ भी और उगाते हैं वो खरपतवार के अंदर ही आता है। जैसे कि मैं गेहूं के खेत में गेहूं उगा रहा हूं, खेत है उसमें, अगर उसमें सरसों उगाती है तो सरसों भी खरपतवार है, क्योंकि जो मेरी मेन फसल है वो गेहूं है, सरसों नहीं है। सरसों क्या है? खरपतवार है। तो वो कौन सा खरपतवार हो जाएगा? सापेक्ष खरपतवार हो जाएगा, संबंधित खरपतवार हो जाएगा। कि एक फसल में दूसरी फसल के बीजों का उगाना, एक फसल में दूसरी फसल के बीजों का उगाना, चने में सरसों और गेहूं में जौ, ये कुछ भी हो सकता है। ये जब उगाते हैं इन्हीं को सापेक्ष या रिलेटिव खरपतवार कहते हैं। फिर बात करते हैं नकलची खरपतवार की। आपने अपने घर में सबकी नकल तो की होगी, अरे नहीं तो क्लास में किसी टीचर की करते नकल हूबहू, सेम टू सेम। आजकल तो मोदी की भी हो रही है। और भाइयों और बहनों, आजकल नकल हो रही है, वही इनमें भी होता है, खरपतवारों में भी होता है। जैसे ये नकल करते हैं, नकल बिल्कुल हूबहू होती है। नकल का मतलब क्या है? डिट्टो, सेम टू सेम। तो ये जो पौधे होते हैं बिल्कुल हमारी फसल में बिल्कुल मिल जाते हैं, फसल की तरह ही दिखते हैं। इनको पहचानना बहुत दिक्कत आती है और किसान को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं खरपतवार उखाड़ने के चक्कर में फसल भी उखाड़ दी, खरपतवार भी उखाड़ दिया और दोनों तरफ से बैठ गया। इसलिए इनको बहुत ध्यान से रखा जाता है, बहुत ध्यान से इनको देखा जाता है। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं का सुना होगा, गेहूं का मामा, ये तो आपने देखा होगा, गेहूं का मामा, गेहूं सा। फिर बात करते हैं सरसों में सत्यानाशी। मैंने सत्यानाशी की बताया था कि इससे ड्रॉक्सी या फिर अधोपन रोग होता है, आपको बताया था मैंने। किस में होता है? सरसों में। फिर बात करते हैं धान में जंगली धान हो गया। ये बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, फसल की जैसे ही होते हैं। मेरा जुड़ा हुआ भाई है वो सेम टू सेम है, उसी की नकल करूं मैं, उसी तरीके से ये इनकी भी नकल कर लेते हैं बिल्कुल, जिससे कि हमारे जो किसान है उसको अधिक नुकसान हो सके। ये इनका व्यवहार है, इनका नेचर है कि ये नकलची जैसे ही होते हैं, नकल करते रहते हैं। हमारी फसल की नकल करेंगे और हम नहीं करने देंगे, इनको पहले ही खत्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं विशेष जलवायु के आधार पर। किसके आधार पर? विशेष जलवायु के आधार पर। फसल में एक विशेष जलवायु में ही ये अपनी वृद्धि करते हैं। इनका एक विशेष जलवायु होती है। ऐसे कुछ कुछ फसल हैं जो हम मान लो हमारी जो केसर है वो ठंडे जलवायु में ही होती है। तो ठंडा जलवायु कहाँ है? जम्मू कश्मीर। वो जम्मू कश्मीर में ही होती है, उसकी एक पर्टिकुलर जलवायु है। ये मौसम पे डिपेंड नहीं है, जलवायु पे
जलवायु मौसम विज्ञान की वह दीर्घकालीन अवस्था है जिसमें मौसम, ये सारी तापमान, ये सारी गतिविधियां आती हैं और ये लंबे टाइम तक रहती हैं। तो जम्मू कश्मीर है वो ठंडा प्रदेश है और ठंडे प्रदेश में केसर होती है। तो ऐसे ही जब केसर होती है तो केसर में भी कुछ खरपतवार होंगे। उसी तरीके से ये जैसे बरसी में कासनी उगाना, ये विशेष प्रकार के अपने विशेष जलवायु में उगते हैं। अपने जो विशेष प्रकार की जलवायु है उसी में ये अपना जीवन काल पूरा करते हैं। अब बात करते हैं अवांछनीय खरपतवार। किसकी बात करते हैं? अवांछनीय खरपतवारों की बात करते हैं। तो अवांछनीय खरपतवार कौन कौन से होते हैं? क्या है अवांछनीय खरपतवार? कि आपको मैं सीधे बता दूं कि किसी फसल में मैंने कोई फसल बोई, उस फसल की किस्म में मैंने जैसे गेहूं लिया, गेहूं में जब मैंने खेत में गेहूं का सोनारा बीज बोया। क्या बोया? सोनारा बीज बोया। और उसी में गेहूं की सरवती, हीरा मोती या कल्याण सोना या किसी भी लोकवन, HD, WH, ये सारी जितनी भी फसल है ना, एक किस्म उसके आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं कि किसी खेत में, कोई खेत है उसमें कोई फसल हो रही है, उसी फसल की दूसरी किस्म में उस फसल के साथ उगाना, उसको ही अवांछनीय खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? अवांछनीय खरपतवार कहते हैं। एक फसल की एक किस्म में उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधे उगाना अवांछनीय खरपतवार हो जाते हैं। गेहूं की सोनारा फसल में कल्याण लोकवन का बीज उगाना, वो भी खरपतवार है। आप बोलोगे सर कि नहीं, वो तो हमारी फसल है, गेहूं हमने बोया है, वो भी गेहूं होगा, पर नहीं, जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसमें ये अवांछनीय वर्गीकरण है, अवांछनीय खरपतवार है। वो साइंटिस्ट इसको खरपतवार ही मानेंगे, इसको अलग से फसल नहीं मानेंगे। हाँ, सोनारा लोकवन ये भी गेहूं है और कल्याण सोना ये भी गेहूं है, तो हमारी तो गेहूं की फसल हो रही है। नहीं कहें, ये फसल तो हो रही है, पर जो हमने पूरे खेत में बोई है, कल्याण सोना बोई है, अगर उसमें सरवती गेहूं है, सरवती सोना जो गेहूं की किस्म है, उसके अगर बीज है तो उसको खरपतवार की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि फसल संबंध के आधार पर वर्गीकरण 5 भागों में वर्गीकरण किया है। निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार, विशेष जलवायु खरपतवार और अवांछनीय खरपतवार। अब बात करते हैं मृदा एवं जलवायु के आधार पर। हमने अभी 4 बात की थी। जीवन चक्र के आधार पर बात की थी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री के आधार पर बात की थी, प्रजनन के संबंध के आधार पर बात की थी, फसल संबंधित के आधार पर बात की थी। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स, वो 6 भागों में बांटा गया था। तो 4 मैंने अभी बताए थे कि जलवायु के आधार पर, संबंधित के आधार पर, प्रजनन के आधार पर और बीजपत्री के आधार पर। अब बात करते हैं मृदा व जलवायु के आधार पर, कि मृदा में कुछ मृदाओं के भी विशेष होते हैं। जैसे जलमग्न भूमि है, जलमग्न भूमियों में जैसे धान की खेती है, जो धान की खेती में कौन कौन से आते हैं? जंगली धान है, जलकुंभी है। ये खरपतवार अक्सर जलों में, जलाशयों में भरे हुए पानी में मिलते हैं। फिर बात करते हैं शुष्क या रेगिस्तानी खरपतवार। अब शुष्क या रेगिस्तानी खरपतवार राजस्थान में रेगिस्तान में है, तो उसमें नागफनी है, जड़वेरी है, खेजड़ी है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये कांटेदार वृक्ष हैं। इनको पानी की बहुत कम से कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर ये शुष्क अवस्था में काफी अच्छी तरीके से उग सकते हैं। फिर बात करते हैं अम्लीय मृदाओं के खरपतवार। अम्लीय मृदाओं के खरपतवार कौन से हैं? दूब घास, कांस और भी काफी हैं। ये हो गए अपने अम्लीय खरपतवार। अब बात करते हैं लवणीय व क्षारीय खरपतवार।
क्या ये लवणीय बात कर ली हमने, क्षारीय भी तो होंगे, जब लवणीय है तो क्षारीय भी होंगे। तो क्षारीय कौन कौन से? सैजी है, लटजीरा है, ये ऐसे खरपतवार हैं जो लवणीय भूमि में, क्षारीय भूमि में भी अपने आप को ग्रोथ कर लेते हैं, अपनी वृद्धि कर लेते हैं। और इसी में आता है आकर्षित क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर? आकर्षित क्षेत्र के आधार पर। आकर्षित क्षेत्र के आधार पर। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? कांस हो गया, लेंटाना कैमरा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, धतूरा हो गया। ये आकर्षित क्षेत्र के होते हैं, ये किसी आकर्षित विशेष प्रकार के क्षेत्र में ही उगते हैं, जैसे कांस, लेंटाना कैमरा, धतूरा, ये आकर्षित क्षेत्र हैं, ये आकर्षित क्षेत्र की तरफ होते हैं। फिर बात करते हैं परजीवी खरपतवार। परजीवी खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जो किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, किसी के ऊपर एक तरह से डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड है? परजीवी खरपतवार। जैसे अमरवेल है, अमरवेल को तुम पेड़ पे डालते हो तो वो पेड़ पे आश्रित है। किस पे आश्रित है? पेड़ पे आश्रित है, पर है क्या वो? एक खरपतवार है, पर इसका अपना कोई महत्व नहीं है, इसका अपना कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर ये पेड़ पे अगर चली जाए तो इस पेड़ को पूरा सुखा लेगी, अपना पालन पोषण सारा उसी पेड़ से करती रहेगी। डोडर घास है, ऐसी डोडर घास भी होती है अमरवेल की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है जलवायु खरपतवारों का हानि और लाभ और क्लासिफिकेशन, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बात का याद रखना कि एग्री जोन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपना चैनल है ये एग्री जोन, आप यूट्यूब पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा एग्री जोन के नाम से। इस पे एग्रोनॉमी की सारी क्लासेस ली जा रही हैं। आज आपने बात कर ली एग्रीकल्चर के खरपतवार की, जो खरपतवार हम सब की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कल के टॉपिक में इनका नियंत्रण विधियां पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।